तो एक बार पुनः सभी को नमस्कार। और आज की क्लास का अपना जो टॉपिक है, ये आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? तो हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या कह दीजिएगा जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो शब्द जो हैं उनके बारे में डिफाइन करूंगा। पहला एक शब्द आपको एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है, बायो टेक्नोलॉजी, और एक कहलाती है दोस्तों बायोटेक्निक। इन दोनों शब्दों में हमें अंतर पता होना चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्निक क्या है? टेक्नोलॉजी जो है ये तो है मानव के लिए उपयोग, मानव के लिए उपयोग, और टेक्निक का मतलब है दोस्तों पदार्थों का निर्माण, किसी भी पदार्थ का निर्माण। तो हम जब भी कोई पदार्थ बनाते हैं, जैसे हमने किसी रोग के लिए टीका बनाया, तो टीका बनाना तो टेक्निक में आएगा, बायोटेक्निक में, और उस टीके का मानव जीवन के लाभ के लिए उपयोग करना वो टेक्नोलॉजी में आएगा। किस में आएगा? टेक्नोलॉजी में आएगा। तो ये टेक्निक और टेक्नोलॉजी दो शब्द हैं। इसमें टेक्नोलॉजी में मानव के लाभ के लिए उपयोग होता है और टेक्निक का मतलब होता है दोस्तों पदार्थों का निर्माण। क्या होता है? पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? यस। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसमें, और सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारियां। किनकी बात करेंगे दोस्तों? जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारियां। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की जो सामान्य जानकारियां हैं, इन सामान्य जानकारियों के बारे में हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से टर्मिनोलॉजी और उनके क्या मीनिंग है। यानी कुछ शब्द हैं, प्रत्येक शब्द का अपन मीनिंग देखेंगे। कारण ये कि जब हमें ये बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी काम में आने वाली है उनके मीनिंग पता होंगे, तभी हमें आगे टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है जीन। बार बार बायोटेक्नोलॉजी में हम एक शब्द उपयोग में लेंगे, उस शब्द का नाम है दोस्तों जीन। क्या शब्द है? शब्द का नाम जीन है। ये जीन शब्द हम बहुत बार उपयोग करेंगे। मैं बता दूं आपको इसके बारे में, तो प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा। दोस्तों ये जीन जो है ये आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? वो है दोस्तों जीन। कौन है? जीन। और ये जीन नाम जो देने वाले वैज्ञानिक थे, ये जीन नाम दिया गया एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन। तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन नाम दिया गया। प्रश्न उठता है जीन नाम किसने दिया? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। जैसे जीन और जैसे जोहानसन, आप याद रखना। यहीं से ध्यान रखना दोस्तों, जीन जो होती है इसके भाग होते हैं, और जीन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग हैं जीन के? 3 भाग। अब ये 3 भाग कौन कौन से, मैं यहाँ पर इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीन का सबसे पहला जो भाग है वो है सिस्ट्रॉन। भाग का नाम क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन का सबसे छोटा भाग है सिस्ट्रॉन। दूसरा है दोस्तों म्यूटोन, और तीसरा है रेकॉन। कौन सा है? रेकॉन। क्लियर? तो सिस्ट्रॉन, म्यूटोन, रेकॉन,
ये 3 भाग है, तो जीन को इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इन तीनों भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं कि किसका मीनिंग क्या है। दोस्तों ये सिस्टोन जो है ये जीन के कार्य की इकाई है। क्या है? कार्य की इकाई। जो भी फंक्शन करती है जीन, जो भी लक्षण प्रकट करती है मुख्यतः, वो काम जो है वो कार्य की इकाई का है। म्यूटोन जो है ये जीन के उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन की इकाई का मतलब है कि जीन में अचानक से कोई परिवर्तन आता है, जीनों में अचानक से कोई परिवर्तन आता है दोस्तों, तो वो कौन से भाग में आता है? वो म्यूटोन वाले भाग में आता है, क्योंकि म्यूटोन या म्यूटेशन का मतलब ही उत्परिवर्तन होता है। और रेकॉन वाला जो भाग है ये कहलाता है जीन का पुनः संयोजन वाला भाग। तो पुनः संयोजन की इकाई, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है। तो जब भी जीन को किसी अन्य जीन के साथ जोड़ा जाता है तो इसका जुड़ाव जिस स्थान से होता है वो स्थान कौन सा है जीन का? वो स्थान जीन का रेकॉन वाला भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? जीन का रेकॉन वाला भाग है। क्लियर? यस। तो यहाँ से अपने को ये बातें ध्यान में रखनी है मोस्टली कि जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। जीन 3 भाग होते हैं, सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन। सिस्टोन कार्य की इकाई है, म्यूटोन उत्परिवर्तन की इकाई है और रेकॉन जो है ये पुनः संयोजन की इकाई है। इतनी बात हमने की। तो एक एक ऐसे जो टॉपिक है उनके बारे में हम नॉर्मली जो इनकी परिभाषा और इनके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको जानेंगे, जिससे हमारा पहला जो टॉपिक है सामान्य जानकारी जैव प्रौद्योगिकी की वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके जो कुछ बिंदु हैं उनको अपन देखेंगे। यस। तो अगली हम बात करते हैं। अगला जो बिंदु है अपना वो है दोस्तों डीएनए। क्या है? डीएनए। यस, डीएनए की हम बात करते हैं। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का क्या है? पूरा नाम है। और इस डीएनए की एक द्विकुंडलित मॉडल दी गई। द्विकुंडलित मॉडल। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित मॉडल दी गई, ये द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन व क्रिक। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल बताई। इस तरह से उन्होंने बताया कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, रज्जुक होती है, जो आपस में गुथी हुई होकर और ऐसी संरचना बनाती है। ठीक है? यस। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखना है मुख्यतः, तो दोस्तों डीएनए मुख्यतः किन में पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जीवाणु में, क्योंकि विषाणु में मुख्यतः आरएनए पाया जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। इस डीएनए के बारे में और हम यहाँ पर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है दोस्तों ये आगे चलकर जीनों का निर्माण करता है। किनका? जीन का निर्माण करता है और जीन गुणसूत्रों पर पाई जाती है। ठीक है? यस। तो आनुवंशिक पदार्थ है। सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि डीएनए हमारी कोशिका का क्या है? या हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है। तो हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ कौन है? तो हमारे शरीर का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है डीएनए। ओके? यस। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ एंजाइमों की। तो नंबर 3 हेलिकेज। इसके बारे में पूछ सकता है कि हेलिकेज क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वे शब्द जिनके अंत में एज लगा होता है, मैंने पूर्व भी कुछ कक्षाओं में आपको ये बात बताई है कि जिन शब्दों के अंत में एज लगा होता है वो एंजाइम होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलिकेज जो है मित्रों, इस हेलिकेज पे क्या लगा हुआ है? हेलिकेज पर यहाँ पर लगा हुआ है क्या? एज। आखिरी में एज जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो एज जुड़ा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? एंजाइम है। क्या है दोस्तों? एंजाइम। ओके? तो हेलिकेज कैसा एंजाइम है? तो ये क्या है दोस्तों? ये डीएनए कुंडल को खोलने वाला, डीएनए कुंडल को खोलने वाला एंजाइम है। डीएनए कुंडल को क्या करने वाला? खोलने वाला एंजाइम है। कौन? हेलिकेज एंजाइम। यहां पर हमें समझना है इसको। देखिए ये डीएनए की कुंडल है इस तरह से, ये डीएनए की एक कुंडल है। इस डीएनए कुंडल पर हमने यहां पर डाला हेलिकेज। क्या डाला दोस्तों? हेलिकेज एंजाइम डाला। हेलिकेज एंजाइम।
जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डाला तो डीएनए की ये कुंडल क्या हो गई, यहाँ से ओपन हो गई। इस तरह से डीएनए की कुंडल ओपन खुल गई। तो डीएनए की कुंडल को खोलने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या कहलाता है, हेलिकेज एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलिकेज एंजाइम कहलाता है। अगला जो एंजाइम है नंबर चार जो टर्मिनोलॉजी उसकी बात करें तो दोस्तों लाइगेज। लाइगेज के अंत में भी ए जा रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये भी एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम करता क्या है, तो दोस्तों ये लाइगेज एंजाइम जो है ये दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये एक डीएनए खंड है और एक ये डीएनए खंड है। इन दोनों डीएनए खंडों को आपस में क्या करने का, इनको आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो करता है लाइगेज एंजाइम। कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। तो लाइगेज एंजाइम के कारण ये दोनों डीएनए खंड जो है दोस्तों ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में जुड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों डीएनए खंड जुड़ गए तो दो वांछित डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो किसका है, लाइगेज एंजाइम का। किसका है, लाइगेज का। अब मैं यहाँ पर एक और बता देता हूँ आपको। अगला जो है नंबर 5, वो नंबर 5 है हेलिकेज एंजाइम। कौन सा है, हेलिकेज। हेलिकेज हो गया, सॉरी, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नंबर 3 जो हम बात करेंगे वो RENE की बात करेंगे, रीनी एंजाइम। इस RENE का जो पूरा नाम है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिनी। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दोस्तों क्या काम आता है तो बता देता हूं। ये कोई डीएनए खंड है, ठीक है, डीएनए खंड, और इस डीएनए खंड को एक निश्चित स्थान से काटने के लिए, डीएनए खंड को एक निश्चित स्थान से क्या करने के लिए, काटने के लिए इस पर डाला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालते हैं तो दोस्तों ये डीएनए निश्चित स्थानों पर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि किसी डीएनए को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी डीएनए को निश्चित स्थान से, किसी डीएनए को निश्चित स्थान से काटने के लिए, निश्चित स्थान से काटने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला एंजाइम, उपयोग में लिए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, वो एंजाइम है रीनी एंजाइम। और चूंकि डीएनए आणविक भाग है और आणविक भाग या आणविक पदार्थों को काटने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या कहलाएगा, आणविक कैंची। इसलिए रीनी एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं और इसी को दूसरे शब्दों में हम आणविक चाकू भी कह सकते हैं, क्योंकि कैंची और चाकू का उपयोग किसमें किया जाता है, काटने में किया जाता है। तो मोलिक्यूलर सीजर कहो या मोलिक्यूलर नाइफ कहो एक ही बात है। मोलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं, मोलिक्यूलर नाइफ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। किसको, रीनी को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। तो दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटने का काम करते हैं। प्रश्न उठता है कि साहब हम डीएनए को क्यों काटते हैं, तो इसलिए काटते हैं ताकि हम किसी वांछित डीएनए को उस जगह जोड़ सकें और कोई नया लक्षण हम प्राप्त कर सकें। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। अब अगली बात आती है दोस्तों नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 या 5 जो भी है, यस। अगली बात आती है, वो आती है पुनः संयोजी डीएनए, बोले तो रिकॉम्बिनेट डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए, पुनः संयोजी डीएनए, हिंदी नाम हो गया इसका पुनः संयोजी डीएनए।
अब पुनः संयोजी डीएनए होता क्या है, रिकॉम्बिनेट डीएनए वास्तव में है क्या, तो इसको एक डायग्राम से अपन समझते हैं। दोस्तों ये एक डीएनए है, ठीक है, क्या है, ये एक डीएनए, और ये भी हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। ये है वांछित डीएनए। वांछित डीएनए का मतलब है इच्छित डीएनए, चाहा गया डीएनए या डिजायर डीएनए। हम चाहते हैं कि ये वांछित डीएनए इसके साथ जुड़े, इस डीएनए के साथ जुड़े। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस डीएनए पर डालते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है रीनी, अभी जो मैंने बताया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ से निश्चित स्थानों से कट जाएगा, तो इसमें यहाँ पे कट लग जाएंगे, तो एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा जो है वो ये बन जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये वांछित डीएनए खंड जो है वो अपना इसके साथ जुड़ जाए। तो इस वांछित डीएनए खंड को हम क्या करते हैं, इनके साथ जोड़ने के लिए वांछित डीएनए खंड को रखते हैं इनके बीच में। ये हमने रख दिया वांछित डीएनए खंड, क्या रख दिया मित्रों, वांछित डीएनए खंड को हमने इनके बीच में रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एंजाइम डालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, तो वो है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, लाइगेज। तो हमने यहाँ पर डाला लाइगेज एंजाइम। जैसे ही लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो ये डीएनए खंड आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। डीएनए खंड आपस में क्या होंगे मित्रों, ये डीएनए खंड आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ गया तो ये एक नया डीएनए बन गया। क्या बन गया, नया डीएनए बन गया, और वो डीएनए बन गया जिसमें हमारा इच्छित डीएनए या डिजायर डीएनए भी शामिल है। इच्छित डीएनए या डिजायर डीएनए भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो इस प्रकार ये जो नया डीएनए बना है, चूंकि ये डीएनए पहले डीएनए को काटा गया है, फिर उसको जोड़ा गया है, और फिर नया डीएनए बनाया गया है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेट डीएनए क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए कह सकते हैं। बोले तो पुनः संयोजी डीएनए कह सकते हैं। तो पुनः यानी दोबारा से, संयोजी यानी जोड़कर बनाया गया डीएनए, पुनः संयोजी डीएनए। तो इसका नाम हो गया पुनः संयोजी डीएनए। और पुनः संयोजित जो डीएनए होते हैं दोस्तों, इनको हिंदी इंग्लिश में रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए। और इन रिकॉम्बिनेट डीएनए को ही कहते हैं काइमेरिक डीएनए। क्या कहते हैं मित्रों, इनको ही कहते हैं, पुनः संयोजी डीएनए को ही काइमेरिक डीएनए कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, काइमेरिक डीएनए क्या है, तो काइमेरिक डीएनए पुनः संयोजी डीएनए ही होता है। रिकॉम्बिनेट डीएनए को ही क्या कहते हैं दोस्तों, काइमेरिक डीएनए कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यस, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे, ठीक है। तो नंबर 5 हम बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मिड। अगला टॉपिक आता है अपना कौन, प्लाज्मिड। दोस्तों प्लाज्मिड क्या है देखिएगा, ये एक जीवाणु है। क्या है, जीवाणु। और हम जानते हैं कि जीवाणु में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती हैं। खास बात, ये भित्ति है, कोशिका भित्ति, और ये झिल्ली है। दोस्तों इस जीवाणु कोशिका के अंदर, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इस जीवाणु कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ध्यान देना मैं जो बात बताने जा रहा हूं। इस जीवाणु कोशिका के अंदर जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है, क्या होता है, गुणसूत्रीय डीएनए जो होता है, जैसे ये गुणसूत्रीय डीएनए, इसका नाम है गुणसूत्रीय डीएनए। इस गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा एक वर्तुल डीएनए और पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक वर्तुल डीएनए और पाया जाता है। समझ में आ रही बात क्या करना चाह रहा हूं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीवाणु कोशिका में जो कोशिका का गुणसूत्रीय डीएनए, इसके अलावा एक और इसमें वर्तुल डीएनए पाया जाता है, और ये जो वर्तुल डीएनए है, इस वर्तुल डीएनए को ही क्या कहते हैं? इस वर्तुल डीएनए को ही प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और ये वाहक के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, वेक्टर के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं वाहक को यहीं समझा देता हूँ। और एक प्लाज्मिड वाहक है जिसका नाम है PBr 312, ये एक प्लाज्मिड वाहक का नाम है। इस प्लाज्मिड वाहक में P का मतलब प्लाज्मिड होता है, B का मतलब है दोस्तों बोलीवर, B का मतलब क्या है? बोलीवर, वैज्ञानिक का नाम है बोलीवर, और R का मतलब है मित्रों, क्या नाम है? रोडरिज, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। और 322 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सॉरी 312 जो लिखा हुआ है, ये है प्रयोग संख्या। 312 जो लिखा हुआ है, ये है प्रयोग संख्या। बात क्लियर? यस। तो PBr 322 प्लाज्मिड बोलीवर रोडरिज प्रयोग संख्या 312 से जो है वो प्राप्त हुआ, तो PBr 312 को प्लाज्मिड वाहक कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्लाज्मिड वाहक कौन है, तो प्लाज्मिड वाहक का जो एग्जाम्पल है वो अपना आएगा कौन? वो आएगा दोस्तों PBr 312। तो यहाँ से मोस्टली आपको पूछेगा कि प्लाज्मिड क्या है, तो जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा पाए जाने वाला जो वर्तुल डीएनए, ये वर्तुल डीएनए ही प्लाज्मिड कहलाता है। क्लियर? यस। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों एक्सप्लांट की, कर्तोतक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपना नंबर जो है वो 6 आ गया है, एक्सप्लांट। ये भी बायोटेक्नोलॉजी में काम आने वाली टर्म है, एक्सप्लांट। इस एक्सप्लांट को दोस्तों हम कहते हैं कर्तोतक। क्या कहते हैं? कर्तोतक कहते हैं। अब कर्तोतक का मतलब क्या है? हमने क्या किया, एक पौधा, ये एक पौधा है, ठीक है दोस्तों, हमने इस पौधे के किसी भी भाग से एक छोटा टुकड़ा अलग कर लिया। क्या किया हमने? इसके किसी भी भाग से एक छोटा टुकड़ा क्या कर लिया? अलग कर लिया। ठीक है, ये हमने इस पौधे का एक छोटा सा भाग ले लिया, और इस पौधे के इस छोटे भाग को हमने क्या किया? हमने इसको प्रयोगशाला में, कहाँ पे दोस्तों? प्रयोगशाला में हमने इसका पोषण किया। प्रयोगशाला में क्या किया? इसका पोषण किया, यानी इसको पोषण हमने दिया। तो पौधे से अलग किया गया छोटा भाग, जिसे प्रयोगशाला में हम पोषण दे रहे हैं, और इसको पोषित करके इससे एक नया पादप हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नया पादप हम बना लेते हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको कि पौधे का वो भाग जो अलग किया गया था और जिसका प्रयोगशाला में पोषण किया जा रहा है, या यूं कह दूं प्रयोगशाला में जिसका संवर्धन किया जा रहा है, जिसका कल्चर किया जा रहा है, ये कह दीजिएगा कि जिसका प्रयोगशाला में कल्चर किया जा रहा है, पालन पोषण किया जा रहा है, संवर्धन किया जा रहा है, यही खंड जो पौधे से अलग किया गया है, यही कहलाता है एक्सप्लांट। क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। तो एक शब्द में मैं वापस से आपको परिभाषा बता देता हूं कि किसी पौधे के भाग से अलग किया गया वह छोटा टुकड़ा जिसका प्रयोगशाला में संवर्धन करवाया जाता है, पोषण करवाया जाता है, और उससे एक नया पादप बना लिया जाता है। तो पौधे से अलग किया गया वह छोटा टुकड़ा ही क्या कहलाता है? एक्सप्लांट कहलाता है, बोले तो कर्तोतक कहलाता है। अगली परिभाषाओं में अपन चलते हैं दोस्तों, और अपनी अगली जो परिभाषा है वो है जीवाणु भोजी। नंबर 8 पे हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, बोले तो जीवाणु भोजी। चलिए जीवाणु भोजी के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज की हम बात करते हैं दोस्तों। नाम से स्पष्ट है, पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है कि जो जीवाणु भोजी है वो क्या है? तो जीवाणु भोजी एक विषाणु है। पहली बात क्या है? विषाणु है। प्रश्न पूछता है कि जीवाणु भोजी क्या है, और सभी जवाब दे के आ जाते हैं कि जीवाणु है, गलत हो जाएगा। जीवाणु भोजी एक विषाणु है। क्या है मित्रों? जीवाणु भोजी एक
विषाणु है, पहली बात तो हमें ये समझ में आ जानी चाहिए। अगली बात, ये जीवाणुओं का भक्षण कर जाता है। ये क्या करता है? जीवाणुओं का भक्षण करता है। और बता दूं आपको, इन जीवाणु भोजियों की उपस्थिति के कारण ही, इन बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण ही गंगा नदी का जो जल है, गंगा नदी का जल दूषित नहीं होता। क्या नहीं होता? गंगा नदी का जल दूषित नहीं होता। किसके कारण से दूषित नहीं होता? बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण। और इस बैक्टीरियोफेज का अगर थोड़ा सा आपको डायग्राम में बना के बताऊं तो ये कुछ का होता है। दोस्तों इस तरीके का होता है ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यस, तो जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो जीवाणुओं का भक्षण कर जाता है, और गंगा नदी का जो जल है वो दूषित नहीं होता है लंबे समय तक। वो किसके कारण से? वो जीवाणु भोजियों की उपस्थिति के कारण से ही नहीं होता है। यस, आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में। तो इसी श्रृंखला में अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक आता है निफ जीन। क्या आता है? निफ जीन की बात करते हैं। नंबर 9 एन जीन बोल सकते हैं, या इसी को हम निफ जीन बोल सकते हैं, ठीक है, या इसी को नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीन भी कह सकते हैं। दोस्तों ये एन जीन क्या होते हैं? ये होते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीन। नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीन। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाली जो जीन है वो जीन कहलाती है एन जीन। क्या कहलाती है मित्रों? एन जीन कहलाती है। तो जिन पौधों, जो पौधे, ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते, पौधे जो N2 का फिक्सेशन नहीं करते, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब मैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में इकोलॉजी वाले यूनिट में सारा पढ़ा चुका हूँ कि गैसीय नाइट्रोजन का यौगिक नाइट्रोजन में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो पौधे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते, पौधे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते, उन पौधों में यदि क्या कर दिया जाए, उन पौधों में यदि ये एन जीन उनमें डाल दी जाए, तो एन जीन डाल देने से ये पौधे क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर? यस। तो पौधे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर रहे हैं और उनसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करवाना है, तो जाहिर सी बात है हम क्या कर सकते हैं? उनमें एन जीन स्थापित कर सकते हैं। क्लियर? यस। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब तक अपन ने जो बात की वो बात की हमने किसकी? हमने अब तक जो बात की वो परिभाषाओं की बात की, टर्मिनोलॉजी की बात की, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में जगह जगह पर आपसे पूछी जाती है या एग्जाम में इनके बारे में आपको पूछ लिया जाता है। अब अगला टॉपिक अपन लेकर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक, ठीक है। यस, और जो टॉपिक है दोस्तों वो है जैव पेटेंट, बायो पेटेंट। तो जैव पेटेंट की अपन बात करते हैं यहां पे। आप इसको जैव पेटेंट कह दीजिएगा या इसी को हम कह सकते हैं बायो पेटेंट। देखिए दोस्तों, ये जैव पेटेंट या बायो पेटेंट क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी पदार्थ की खोज की, या सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैव पेटेंट एक विशेषाधिकार है। कैसा विशेषाधिकार है? किसके द्वारा दिया जाता है, किसको दिया जाता है, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो जैव पेटेंट एक विशेषाधिकार है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है और सरकार के द्वारा किसी खोजकर्ता को प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, ये जो वैज्ञानिक है या कोई खोज करता है, उसने अपनी कोई खोज की और किसी व्यक्ति के द्वारा की गई खोज का पूरा श्रेय उसी खोजकर्ता को प्राप्त हो,
इसके लिए ये बायो पेटेंट बनाया गया है, जैव पेटेंट बनाया गया है। तो है क्या इसमें कि किसी खोजकर्ता के द्वारा की गई खोज के लिए सरकार उसको एक विशेषाधिकार प्रदान करती है, और वो जो विशेषाधिकार सरकार के द्वारा उसको दिया जाता है वो विशेषाधिकार ही जैव पेटेंट कहलाता है। और इस विशेषाधिकार के तहत सरकार उस खोजकर्ता को यह अधिकार देती है कि वो जितना चाहे उस अपनी खोज का विस्तार करे, उसका उपभोग करे या उसका व्यवसाय करे। तो ऐसा जो अधिकार विशेषाधिकार के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है खोजकर्ता को, वही जैव पेटेंट कहलाता है। दोस्तों, ये जो विशेषाधिकार दिया जाता है कि उपभोक्ता जितना चाहे उसका उपभोग करे, उसका विकास करे और उसका व्यवसाय करे, ये एक निश्चित समय तक के लिए दिया जाता है। भारत में जो समय है जैव पेटेंट का, वो समय है 20 वर्ष। भारत में जो अवधि है जैव पेटेंट की दोस्तों, ये अवधि कितनी है? 20 वर्ष है। क्लियर है? क्या ये जैव पेटेंट एक विशेषाधिकार है? क्या है? विशेषाधिकार है। किसके द्वारा दिया जाता है? सरकार द्वारा प्रदत्त। सरकार द्वारा प्रदत्त है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। ओके दोस्तों, किसको दिया जाता है? तो किसी खोजकर्ता को उसकी खोज के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? किसी खोजकर्ता को दिया जाता है उसकी खोज के लिए। आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए उस निश्चित अवधि तक वो खोजकर्ता इसका पूरा उपभोग कर सकता है, लेकिन निश्चित समय के बाद सरकार का इस पे अधिकार हो जाता है। दोस्तों, खोजकर्ता को उसकी खोज का पूरा श्रेय मिले, इसके लिए इस जैव पेटेंट को बनाया गया कानून। क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। और इसे कानून बनाया गया सन 1970 में। कब बनाया? 1970 में। तो कानून बना 1970 में, लेकिन दोस्तों इस कानून को लागू जो किया गया वो किया गया 20 अप्रैल 1972 को। कब किया गया? 20 अप्रैल 1972 को इस जैव पेटेंट कानून को लागू किया गया। क्लियर है? अब देखो, कानून बना 1970 में, लागू किया गया 20 अप्रैल 1972 को। बता चुका हूं कि अवधि इसकी 20 वर्ष है। दिया जाता है किसी खोजकर्ता को सरकार के द्वारा, और दिया गया एक विशेषाधिकार है, यही जैव पेटेंट है। दोस्तों, ये जो जैव पेटेंट है, ये पेटेंट WTPO द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WTPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WTPO के द्वारा दिया जाता है जैव पेटेंट। इसके द्वारा दिया जाता है जैव पेटेंट। जो दिया जाता है वो WTPO के द्वारा दिया जाता है। यस, ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि बायो पेटेंट देगा कौन? ये विशेषाधिकार देगा WTPO। यहीं से बात करते हैं पेटेंट के हम प्रकारों की। तो पेटेंट के दो प्रकार मुख्यतः, एक उपयोगिता पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट, और एक पादप पेटेंट। ठीक है, तो उपयोगिता पेटेंट, ठीक है, यहां बता देता हूं। उपयोगिता पेटेंट एक प्रकार, तो एक है पादप पेटेंट। कौन सा? पादप पेटेंट। ठीक है, दो प्रकार के टाइप हो गए, उपयोगिता पेटेंट और पादप पेटेंट। उपयोगिता पेटेंट उपकरण, मशीन, रासायनिक पदार्थ, किसी सूत्र का आविष्कार करने के लिए 20 अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस किस के लिए? उपकरण, मशीन, रसायन, इन सब के लिए। तो इसमें तो शामिल हो गया उपकरण, रसायन, कोई मशीन का आविष्कार किया है, तो इनके लिए जो दिया जाता है उपकरण, रसायन या मशीन के लिए, वो उपयोगिता पेटेंट दिया जाता है, जिसकी अवधि 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। और दोस्तों पादप पेटेंट जो है वो पादप क्षेत्र में, पादपों के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान या विशेष खोज के लिए या उनके उत्पादों के लिए दिया जाता है। ठीक है,
पादप उत्पादों के लिए जो बायो पेटेंट किया जाता है वो तो पादप पेटेंट कहलाता है, प्लांट पेटेंट कहलाता है। और यूटिलिटी पेटेंट के अंदर अगर आपने कोई उपकरण बनाया या कोई रसायन बनाया, कोई मशीन बनाई है या अन्य कोई उपयोगी पदार्थ जो है वो आपने बनाया है, तो ये सारा उपयोगिता पेटेंट के अंदर जाता है। उपयोगिता पेटेंट की अवधि हमारे यहाँ 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैव पेटेंट क्या है। जैव पेटेंट के बाद में अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक अपना, ये अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं स्तंभ कोशिका। क्या करते हैं? स्टेम सेल। स्तंभ कोशिका, ठीक है। स्तंभ कोशिका की हम बात करते हैं। स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल जो है दोस्तों क्या होती हैं? स्तंभ कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो भ्रूण के निर्माण के समय, भ्रूण के निर्माण या विकास के समय अन्य प्रकार के अंगों का निर्माण करने की क्षमता रखती है। अन्य प्रकार के अंगों का निर्माण करने की जो क्षमता रखती है, तो वे कोशिकाएं जो भ्रूण के निर्माण के समय अन्य प्रकार के अंगों के निर्माण करने की क्षमता रखती है, स्तंभ कोशिकाएं कहलाती हैं, स्टेम सेल कहलाती हैं दोस्तों। अब ये स्तंभ कोशिकाएं जो है ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो, ऐसी कोशिका जो हमारे शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर ले, वो कोशिका स्तंभ कोशिका कहलाती है। और स्तंभ कोशिकाओं के प्रकारों की हम बात करें तो स्तंभ कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, एक है टोटीपोटेंट और एक है प्लूरोपोटेंट। एक तो क्या है दोस्तों? टोटीपोटेंट और एक है प्लूरोपोटेंट। एक तो है टोटीपोटेंट और एक है प्लूरोपोटेंट। अब टोटीपोटेंट तो क्या होती हैं? टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं क्या होती हैं, ये अपने को बताना है। यानी कि ये ऐसी स्तंभ कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की सभी प्रकार की सेल के निर्माण के साथ साथ प्लेसेंटा का निर्माण भी कर सकती हैं। प्लेसेंटा जानते हैं? प्लेसेंटा वो संरचना है जिसके द्वारा शिशु जो है वो मादा के गर्भाशय में मादा के शरीर से जुड़ा होता है और पोषण प्राप्त करता है, जिसे आंवल नाल या अपरा भी कहते हैं। और दोस्तों प्लूरोपोटेंट यानी कि टोटीपोटेंट में हमने क्या कहा? सभी प्रकार की सेल प्लस प्लेसेंटा का जो निर्माण कर सकती हैं, वो टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं कहलाती हैं। और प्लूरोपोटेंट क्या होती हैं? तो प्लूरोपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं वे होती हैं जो प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकती। प्लेसेंटा के अलावा, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? मैं लिख रहा हूं यहां पर दोस्तों प्लेसेंटा के अलावा, प्लेसेंटा के अलावा, यानी कि ऐसी स्तंभ कोशिकाएं जो प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकती और बाकी शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर सकती हैं, वो क्या कहलाती है? प्लूरोपोटेंट कहलाती है। तो प्लूरोपोटेंट प्लेसेंटा के अलावा सभी कोशिकाओं का निर्माण करती है और टोटीपोटेंट जो है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ प्लेसेंटा का निर्माण भी कर लेती है। एक मल्टीपोटेंट और है, ठीक है, ये कुछ ही प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैंने यहां पर नहीं ऐड किया, बाकी आप चाहो तो मैं यहां बता देता हूं। एक स्तंभ कोशिकाएं मल्टीपोटेंट भी होती है। मल्टीपोटेंट तो नाम से तो लिख रहा है मल्टी यानी बहुत सारी, लेकिन ये निर्माण करती है कुछ कोशिकाओं का, कुछ सेल का निर्माण ही कर पाती है। तो जो केवल कुछ प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर पाती है वो क्या कहलाती है? वो मल्टीपोटेंट कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? मल्टीपोटेंट कहलाती है। क्लियर? अब स्टेम सेल तकनीकी का जो शोध कार्य करने वाली संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं आगे वाली स्लाइड में। स्टेम सेल, ठीक है, और स्टेम सेल से संबंधित अनुसंधान
संस्थाएं। स्टेम सेल से संबंधित अनुसंधान कार्य करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, इस बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों ये जो संस्थाएं हैं, इनमें पहली जो संस्था है नंबर 1, इस पहली संस्था का जो नाम है वो है एम्स दिल्ली। यहां पर पब्लिक स्टेम सेल की स्थापना भी की गई है। एम्स दिल्ली, यहां पर क्या किया गया है, एक पब्लिक स्टेम सेल बैंक, पब्लिक स्टेम सेल बैंक की स्थापना भी कहां पे की गई है, एम्स में की गई है। और एक है एनबीसीएस, ये है बेंगलोर में। कहां है दोस्तों, एनबीसीएस है बेंगलोर में। दूसरी जो संस्था है वो है एनबीसीएस बेंगलोर। तो ये दोनों ही संस्थाएं क्या काम करती हैं, ये दोनों ही संस्थाएं स्टेम सेल शोध कार्य करने का कार्य करती है। ठीक है, और स्टेम सेल से मानव के शरीर में एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 225 प्रकार के उत्तक बनते हैं। यह बना देता हूं, स्टेम सेल से मानव में 225 प्रकार के, कितने प्रकार के, 225 प्रकार के क्या बनते हैं, 225 प्रकार के उत्तक बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक स्टेम सेल जो होती है, इन स्टेम सेल से कितने प्रकार के टिश्यू जो है, उत्तक जो है वो मानव शरीर में बनते हैं। तो 225 प्रकार के उत्तक जो है वो स्टेम सेल से मानव के लिए बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों स्टेम सेल की अपन ने बात की। ठीक है, स्टेम सेल क्या होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमताएं रखती हैं। ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वैसे टोटल 3 टाइप्स हो गए। एक तो हो गया टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब होता है ऐसी स्तंभ कोशिकाएं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ प्लेसेंटा की कोशिकाएं भी बना लेती हैं। दूसरा हमने देखा प्लूरोपोटेंट। प्लूरोपोटेंट ऐसी स्तंभ कोशिकाएं होती हैं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण तो करती है, लेकिन किसको छोड़ के, प्लेसेंटा को छोड़ के। प्लेसेंटा की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती है, उसके अलावा सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तीसरा मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट पे हमने देखा कि जो शरीर के केवल कुछ एक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, वो मल्टीपोटेंट कहलाती है। फिर हमने ये देखा कि स्टेम सेल से संबंधित जो शोध कार्य है, रिसर्च कार्य है, वो कहाँ किए जा रहे हैं। तो शोध कार्यों से संबंधित, स्टेम सेल के शोध कार्यों से संबंधित 2 संस्थाएं हैं। एक संस्था एम्स दिल्ली है, ठीक है, और दूसरी जो संस्था है दोस्तों वो है एनबीसीएस बेंगलोर। तो एम्स दिल्ली के अंदर तो पब्लिक स्टेम सेल बैंक की स्थापना भी की गई है। और स्तंभ कोशिकाएं मानव के शरीर में टोटल 225 प्रकार के उत्तकों का निर्माण करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है दोस्तों, ये अगला टॉपिक लेते हैं अपन क्लोनिंग। क्या लेते हैं? क्लोनिंग। यस, क्लोनिंग की बात करते हैं। क्लोनिंग है क्या? तो क्लोनिंग का मतलब है दोस्तों कि किसी एक कोशिका के द्वारा, किसी एक स्टेम सेल के द्वारा, क्लोनिंग में स्टेम सेल उपयोग में ली जाती है, ये भी बात अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि क्लोन का मतलब है एक ही कोशिका से हूबहू जो है वो नया जीव बना देना। तो ऐसी कोशिका होनी चाहिए जो कि अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सके भ्रूणी अवस्था के दौरान। तो दोस्तों क्लोनिंग के अंदर स्तंभ कोशिका का उपयोग किया जाता है, और उस स्तंभ कोशिका से, एक ही स्तंभ कोशिका से पूरे जीव का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। वही क्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, अब क्लोनिंग में क्या होता है? सबसे पहले तो स्तंभ कोशिका, और स्तंभ कोशिका में क्या होता है? बारंबार विभाजन। स्तंभ कोशिका में बारंबार विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? स्तंभ कोशिका में बारंबार विभाजन होता है, और बारंबार विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। यानी कोशिकाओं का क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। और कोशिकाओं का जो समूह है, इस समूह को हम कहते हैं उत्तक। उत्तकों से निर्मित होते हैं दोस्तों अंग। किनका निर्माण होता है? अंगों का। और अंगों से बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से निर्माण होता है
शरीर का। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से ये जो है ये प्रोसेस जो है ये इस क्लोनिंग की प्रक्रिया में दोस्तों चलती है। और इस प्रकार ये जो नया जीव बन गया एक ही कोशिका के द्वारा, ये नया जीव क्या कहलाता है? ये नया जीव ये नया जीव क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नया जीव क्लोन कहलाता है। क्लियर? यस। अब देखिए हम यहाँ पर क्लोनिंग की प्रक्रिया में जो बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक एग्जाम्पल के बारे में अपन देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर इयान विल्मुट। क्या नाम था? डॉक्टर इयान विल्मुट। अब दोस्तों इयान विल्मुट साहब ने क्या किया, ये चीज मैं आपको क्लोनिंग में समझा रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो अब अपनी क्लोनिंग का मुख्य जो पोर्शन है एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, ये तो सामान्य बातचीत अपन ने की। एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो यहां से पूछता है। क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर इयान विल्मुट, दोस्तों डॉक्टर इयान विल्मुट साहब ने क्या किया, एक भेड़ ली। क्या लिया इन्होंने एक भेड़ ली, भेड़। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, जो पहली भेड़ थी, यहां लिख देता हूं, एक भेड़ ली इन्होंने, प्रथम भेड़, एक है द्वितीय भेड़, दो भेड़ें ली इन्होंने। तो पहली जो भेड़ इन्होंने ली, इस भेड़ का जो स्तन था दोस्तों, इस स्तन की इन्होंने एक कोशिका ली और ये है स्तन की स्तंभ कोशिका। क्या है? स्तंभ कोशिका। इन्होंने भेड़ के स्तन की स्तंभ कोशिका निकाली। ये भेड़ का स्तन है। तो दोस्तों डॉक्टर इयान विल्मुट साहब ने भेड़ के स्तन की स्तंभ कोशिका निकाली और इस स्तंभ कोशिका को इन्होंने क्या किया, इस स्तंभ कोशिका को दूसरी भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। किसमें स्थापित कर दिया? दूसरी भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। क्लियर? यह है दोस्तों दूसरी भेड़ और ये दूसरी भेड़ का है गर्भाशय। इस दूसरी भेड़ के गर्भाशय में इन्होंने क्या किया, इस स्तंभ कोशिका को इन्होंने स्थापित कर दिया। यह है स्टेम सेल स्तंभ कोशिका में विभाजन हुए और बारंबार विभाजन होकर इससे एक नए जीव का निर्माण हुआ। क्या हुआ? नए जीव का निर्माण। और नया जीव जो निर्माण हुआ, जो नया भेड़ बना, इस भेड़ का इन्होंने नाम रखा डोली भेड़। क्या नाम रखा? डोली भेड़ नाम रखा। यानी जो नया भेड़ बना वो डोली भेड़ था। तो डोली का जन्म हुआ दोस्तों, डोली का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो 1996 में ये जन्म हो गया था। डोली का जो जन्म हुआ था वो 1996 में हो गया था जन्म तो, लेकिन ये बात प्रकाशित जो हुई थी वो 1997 में प्रकाशित हुई। बात प्रकाशित कब हुई कि ऐसे करके एक मेमना बनाया गया है या क्लोनिंग की प्रक्रिया हुई है या डोली का जन्म हुआ है, इस बात का पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन 1997 में हुआ, लेकिन जन्म कब हो गया था? डोली का जन्म हो गया था 1996 में। तो वापस से बता रहा हूं कि डॉक्टर इयान विल्मुट साहब ने क्या किया, एक भेड़ के स्तन की स्तंभ कोशिका निकाली और इस स्तंभ कोशिका को दूसरे भेड़ के गर्भाशय में उन्होंने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। वहां से एक नए हुबहू जीव का निर्माण हुआ और हुबहू नया जीव जो बना, जो नया भेड़ बना, उसका नाम रखा डोली भेड़। क्या नाम रखा? डोली भेड़ नाम रखा, जिसका जन्म 1996 में हुआ, लेकिन इस बात का प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में 1997 में हुआ। दोस्तों यहां से 2-3 प्रश्न आपको पूछ लेते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या क्या प्रश्न आपको यहां से अक्सर पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ओके, आपको पूछ सकता है पहली बात, प्रथम क्लोन। तो प्रथम क्लोन कौन था दोस्तों? डोली। किसका क्लोन था? भेड़ का। किसका क्लोन था? भेड़ का क्लोन। डोली भेड़ का क्लोन था, प्रथम क्लोन था। प्रश्न यहीं से थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकता है, कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। वो कह सकता है कि भेड़ का प्रथम क्लोन, भेड़ का प्रथम क्लोन।
तो भेड़ का प्रथम क्लोन पूछे तो भी कौन है, डॉली है। आपसे कहे दोस्तों नंबर 3 प्रश्न पूछे कि भेड़ का द्वितीय क्लोन, तो भेड़ का जो दूसरा क्लोन बनाया गया, इस दूसरे क्लोन का वापस से प्रोसेस अपनाई गई कि क्या ये बात सही है क्या, तो देखा गया बिल्कुल दोबारा से भी क्लोन बना, और भेड़ का जो दूसरा क्लोन था उसका नाम रखा गया पोली। क्या नाम रखा गया, पोली। भेड़ का दूसरा क्लोन क्या है दोस्तों, भेड़ का दूसरा क्लोन है पोली। आपसे पूछे कि बंदर का क्लोन, तो मित्रों बंदर के क्लोन का नाम, बंदर का क्लोन, बंदर के क्लोन का नाम था एंड्री। क्या नाम था, एंड्री। तो एंड्री किसका क्लोन है, बंदर का। डोली और पोली भेड़ का, ठीक है। प्रथम क्लोन भेड़ का डोली, या केवल पहला क्लोन पूछे तो वो भी डोली। दोस्तों यहाँ एक फैक्ट लगा के बात बता देता हूँ कि इस डोली की हो गई थी मृत्यु। क्या हुई, मृत्यु। तो जो मृत्यु हुई डोली की, ये डोली की मृत्यु का जो कारण था, ये कारण था कोल्ड। क्या था, कोल्ड। इसको जुकाम हो गई थी बेटा, और जुकाम के कारण डोली की मृत्यु हो गई। डोली की जो मृत्यु हुई थी वो किसके कारण हुई थी, जुकाम के कारण से डोली की मृत्यु हो गई थी। ओके, यस। तो ये बात अपन ने देखी। चलिए अगली बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक, और वो जो छोटा सा टॉपिक अपना दोस्तों, वो टॉपिक क्या है बता देता हूँ। वो टॉपिक है जीएमओ। अब हम जीएमओ के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में, जीएमओ के विषय में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जीएमओ, इसका पूरा नाम है दोस्तों जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहते हैं दोस्तों, आनुवांशिक रूपांतरित जीव इनको कहते हैं। अब होता क्या, आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या है जीएमओ का मतलब, तो ये समझ लो दोस्तों। हम चाहते हैं कि किसी जीव का लक्षण किसी दूसरे जीव के अंदर प्रकट हो, तो उसके लिए हम ये भी जानते हैं कि लक्षणों के लिए जीन जिम्मेदार होती हैं। कौन जिम्मेदार होती है, जीन जिम्मेदार होती है। यानी दूसरे जीव का लक्षण हम दूसरे जीव में लाना चाह रहे हैं, तो हमें यह करना होगा कि वांछित जो लक्षण है उसका जीन हमें उस दूसरे जीव में लाना पड़ेगा। तो बाहर से किसी जीव में हम नया जीन डाल दें, बाहर से किसी जीव में हम नया जीन डाल दें और उसमें एक नया लक्षण प्रकट कर लें, तो इस प्रकार के जो जीव है वही कहलाते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव। कि हमने जीव को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दिया, वो जीन भी हमने उसमें डाल दिया, वो आनुवांशिक पदार्थ भी उसमें डाल दिया जो उसमें नहीं था। दोस्तों बाहर से जो जीन डाली जाती है उसे पराजीन कहते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को पराजीनी जीव भी कहते हैं। क्लियर। तो आइए, मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जीएमओ में जो बाह्य जीन होते हैं लक्षणों के, ये बाह्य जीन कहलाते हैं दोस्तों पराजीनी जीन। पराजीनी जीन, और पराजीनी जीन हम जीवों के अंदर प्रविष्ट कराते हैं तो बनने वाले नए जीव पराजीनी जीव कहलाएंगे। पराजीनी जीव कहलाते हैं। जीवों को क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, यानी कि जीवों में नए जीन डाले जाते हैं, नए जीन स्थापित किए जाते हैं, और नए जीन स्थापित करके जीवों में नए लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। जीवों में नए लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो नए लक्षण उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, नए जीन डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जीव है वो हो गया जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पूछेगा तो इसके उदाहरणों पर ही प्रकाश डालेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिभाषाएं ज्यादा नहीं पूछेगा। जीएमओ का पूरा नाम आपसे जरूर पूछ सकता है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। अब आपको एग्जाम्पल यहां से पूछेगा तो वो एग्जाम्पल क्या पूछ सकता है, तो जीएमओ के एग्जाम्पल, जीएमओ के एग्जाम्पल।
दोस्तों जीएमओ के उदाहरणों में एक उदाहरण तो है बीटी कपास। कौन है? बीटी कपास। ये बीटी कपास जीएमओ का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस बीटी कपास में बी का मतलब है बेसिलस, टी का मतलब है दोस्तों थुरुजिएंसिस, थुरुजिएंसिस, बेसिलस थुरुजिएंसिस। ये बेसिलस थुरुजिएंसिस एक जीवाणु का नाम है। किसका नाम है? जीवाणु का नाम है। और कपास हम जानते ही हैं। तो कपास के अंदर, कपास के पौधे के अंदर बेसिलस थुरुजिएंसिस जीवाणु जो है वो उनके जीन प्रविष्ट करवा दिए जाते हैं। तो बेसिलस थुरुजिएंसिस के जो जीन है, ये जीन क्यों प्रवेश करवाए जाते हैं? क्योंकि इन जीन के प्रवेश करवाने से, जीन के प्रवेश से क्या होता है? जीन के प्रवेश से मित्रों एक चीज यहां पर होती है कि कपास में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कपास के पौधे में क्या बढ़ जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो कपास के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें बेसिलस थुरुजिएंसिस नामक जीवाणु की जीन डाली जाती है। और जो जीन बेसिलस थुरुजिएंसिस जीवाणु की जो जीन डाली जाती है उसे क्राई जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राई जीन कहते हैं। तो ये क्राई जीन इस कपास के पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो हमने पौधे में नया जीन डाला बाहर से और उसको आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कर दिया कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा आ जाए इसके लिए, ठीक है। तो ये बीटी कपास जो है बेसिलस थुरुजिएंसिस, ये बीटी कपास दोस्तों अमेरिका से लाया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। और राजस्थान में इसका जो कल्चर हो रहा है, जो खेती हो रही है राजस्थान में, वो हो रही है श्री गंगानगर में। कहाँ पर? श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर में इसकी क्या की जा रही है? खेती की जा रही है। ओके, यस। तो बीटी कपास जीएमओ का उदाहरण हो गया। इसके अलावा और अगर अपन एग्जांपल देखें दोस्तों, तो उन उदाहरणों में मैं यहां लिख देता हूं सुपर पोटैटो। सुपर पोटैटो, ये सुपर पोटैटो क्या है? आलू है। क्या है? सुपर पोटैटो आलू है। तो दोस्तों ये जो आलू है ये भी जीएमओ है। इसके अलावा दोस्तों फ्लावर सावर, इसके अलावा क्या है? फ्लावर सावर। ये फ्लावर सावर जो है ये टमाटर है। क्या है दोस्तों? फ्लावर सावर टमाटर है, ठीक है। एक है ओनको माउस, ओनको माउस, ओनको जीन इसमें डाली जाती है, ओनको माउस। तो ये चूहा है। क्या है? ठीक है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे जीएमओ जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। तो जीएमओ के उदाहरणों में एक तो आप याद रखिएगा यहां से कौन सा? बीटी कपास। क्या याद रखना है? बीटी कपास जीएमओ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जीएमओ का उदाहरण है। इसके अलावा याद रखना है सुपर पोटैटो। क्या है? सुपर पोटैटो जो आलू है ये भी जीएमओ का उदाहरण है। एक है दोस्तों फ्लावर सावर। कौन सा है? फ्लावर सावर टमाटर है, ठीक है। ये भी क्या है? जीएमओ का उदाहरण है, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का उदाहरण है। और एक है ओनको माउस। क्या है? ओनको माउस है। ये ओनको माउस चूहा, ये भी जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। रोजी गाय भी जीएमओ है। वैसे चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रोजी गाय। रोजी गाय भी एक जीएमओ है दोस्तों, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, आनुवंशिक रूपांतरित जीव है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें की अपने बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। और बाकी जो टॉपिक अपने बचे हुए हैं वो सेकंड पोर्शन में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें अपना परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अपन बात करेंगे, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी के अन्य जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिनमें हम मुख्यतः कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण, होमुलिन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। सुपर ऑक्साइड्स जो है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो है, इनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक पोर्शन आपको करवा चुका हूं जो कि आपका बेसिक पोर्शन था। एग्जाम में अक्सर यहीं से 90% पूछने की संभावना ही होती है। और बाकी जो पोर्शन बच गया वो सेकंड क्लास में अपन पूरा करेंगे। तो दोनों क्लास में मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपके एग्जाम में जनरल साइंस के रूप में जितना भी आता है वो आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो आप लोग जो है रेगुलर क्लासों से जुड़े रहें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने साथी स्टूडेंटों को इस क्लास के बारे में बताएं और प्ले स्टोर पे जाके ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लें।
ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।